औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी की शाखें। अच्छा जी, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की डिफिनीशन में कि बेसिकली बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदार अशिया के मुतालिक पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए बायोलॉजी को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। अब हर एक शाख जो है वो जानदारों के किसी न किसी पहलू को डिस्कस करता है। उसमें पहली शाख मॉर्फोलॉजी। अगर देखा जाए मॉर्फोलॉजी का लफ्ज ये दो यूनानी लफ्जों का मजमुआ है। इसमें दो यूनानी लफ्ज है। इसमें पहला यूनानी लफ्ज है मॉर्फ और दूसरा यूनानी लफ्ज है लोगोस। मॉर्फ का मतलब है, मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को, साख्त को, और दूसरा लफ्ज लोगोस। लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी, मुताला करना। अच्छा जी, अब बात आती है स्ट्रक्चर की तरफ कि साख्त क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहे तो जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसका उर्दू में मतलब क्या है? बिरूनी साख्त। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको अंदरूनी साख्त कहते हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, बिरूनी साख्त और अंदरूनी साख्त। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब वाजे हो गया। मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ के मुतालिक पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ते हैं। कौन से स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ते हैं? बिरूनी साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम बिरूनी साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ज़ाहरी शक्ल सूरत के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदारों की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसके मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, दूसरी शाख है एनाटमी। अगर देखा जाए एनाटमी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है एना और दूसरा लफ्ज है टॉम। अब एना का क्या मतलब है और टॉम का क्या मतलब है? एना का मतलब है अप और टॉम का मतलब है कटिंग। अब एना, टॉम, अप कटिंग। अप कटिंग का क्या मतलब हो गया? टू कट अपार्ट, अलहदा करना, जुदा करना, काटना। डायसेक्शन को बोलते हैं। डायसेक्शन का क्या मतलब है? चीर पाड़ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाटमी की बात करते हैं तो एनाटमी का अप कटिंग का मतलब क्या हो गया? ऊपर का हिस्सा काटना। जब हम ऊपर का हिस्सा काट रहे होते तो इसका मतलब है कि अंदर का हिस्सा रह गया, अंदरूनी साख्त रह गया। ऊपर का हिस्सा हम लोगों ने काट दिया तो अंदरूनी साख्त रह गया। बेसिकली एनाटमी में हम अंदरूनी साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम अंदरूनी साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं। अब अंदरूनी साख्त को समझने के लिए क्या होता है? जानवरों की चीड़ पाड़ करनी पड़ती है, डायसेक्शन करना पड़ता है। पहले जमाने में जानवरों की डायसेक्शन जो थी, चीड़ पाड़ जो थी, वो एक जुर्म तस्वर किया जाता था। अब साइंटिस्ट क्या करते थे? अंदरूनी साख्त को समझने के लिए वो कब्रिस्तान में कि वहां से हड्डियां इकट्ठा करके उससे थोड़ा बहुत अंदरूनी साख्त के मुतालिक थोड़ा बहुत जान लेते थे, या वो मुर्दखाने में जाते थे, वहां से उस डेड बॉडी को छुड़ाते थे, वो घर ले आते थे और उससे वो अंदरूनी साख्त के मुतालिक थोड़ा बहुत जान लेते थे। क्योंकि पिछले जमाने में जानवरों की बॉडी की चीड़ पाड़ की जो तस्वर थी वो बिल्कुल नहीं था, उसकी पाबंदी थी, उसका ये वो एक जुर्म तस्वर किया जाता था। अच्छा जी, अब बाद में साइंटिस्ट ने ये रियलाइज की, महसूस की कि चीड़ पाड़ के बगैर
बगैर जानवरों की अंदरूनी साख्त का मुताला नामुमकिन है। तब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायसेक्शन की इजाजत दे दी, चीरफाड़ की इजाजत दे दी। तो एनाटॉमी बेसिकली इसमें डायसेक्शन किया जाता है, उसमें ऊपर का हिस्सा जो है उसको काट दिया जाता है, उसको अंदरूनी हिस्से की स्टडी की जाती है। तो एनाटॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम अंदरूनी साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं जानदारों की। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला लफ्ज है हिस्टस और दूसरा लफ्ज है लोगोस। अब हिस्टस का क्या मतलब है, लोगोस का क्या मतलब है? हिस्टस का मतलब है टिश्यू और लोगोस का मतलब है स्टडी। उर्दू में टिश्यू को बाफत कहते हैं। अब हिस्टोलॉजी की डिफिनीशन क्या हो गई? हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की मुख्तलिफ टिश्यू के मुतालिक पढ़ते हैं, जानदारों के मुख्तलिफ टिश्यू का मुताला करते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम टिश्यू का खुर्दबीनी मुताला करते हैं, टिश्यू के बारे में खुर्दबीनी मुताला करते हैं। अब टिश्यू के बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या है उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो अब हम टिश्यू के बारे में तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि टिश्यू का तीन चीजों का मुताला करते हैं। पहली बात उसकी कंपोजिशन की, दूसरा चीज है उसका स्ट्रक्चर और तीसरा चीज है फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त और फंक्शन का मतलब है अफ़आल, फ़ेल, अफ़आल। अब हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम टिश्यू का खुर्दबीनी मुताला करते हैं। टिश्यू के बारे में क्या पढ़ते हैं? टिश्यू की बनावट के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू की साख्त के बारे में पढ़ते हैं और टिश्यू की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, अफ़आल के बारे में पढ़ते हैं, फ़ेल के बारे में पढ़ते हैं कि वो काम क्या करता है। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला लफ्ज है फेजिस, दूसरा लफ्ज है लोगोस। फेजिस का मतलब क्या है? फेजिस का मतलब है नेचर और लोगोस का मतलब है स्टडी। इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग मैटर। इसकी डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग मैटर, कि हम जानदारों की अफ़आल और उसकी सरगर्मियों का मुताला करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है लिविंग मैटर। लिविंग मैटर का क्या मतलब है? लिविंग मैटर बेसिकली हम इससे जानदार का मतलब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिविंग मैटर में तीन चीजें आती है। लिविंग मैटर में हम बात करते हैं सेल की, लिविंग मैटर में हम बात करते हैं ऑर्गन की, लिविंग मैटर में हम बात करते हैं टिश्यू की। अच्छा जी, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। सेल का मतलब है खुलिये, टिश्यू का मतलब है बाफत या बाफतें और ऑर्गन का मतलब है आज़ा। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सेल, खुलिया, टिश्यू, बाफतें और ऑर्गन, आज़ा की अफ़आल और उनकी मुख्तलिफ सरगर्मियों के मुतालिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को अगर देखा जाए, एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है एम्ब्रियन, दूसरा लफ्ज है लोगोस। अब एम्ब्रियन का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है? एम्ब्रियन का मतलब है अनबॉर्न और लोगोस का मतलब है स्टडी। एम्ब्रियन का मतलब है अनबॉर्न और लोगोस का मतलब है स्टडी। अब अनबॉर्न का क्या मतलब है? अनबॉर्न का मतलब है जो पैदा ना हुई हो, वो जानदार जो पैदा ना हुई हो, तो उन जानदारों के मुतालिक पढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? पहली डिफिनीशन इसकी है द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी में बुनियादी तौर पे हम एम्ब्रियो के मुतालिक पढ़ते हैं, या दूसरा डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं,
दूसरा डिफिनीशन क्या है इसका? द स्टडी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के बारे में पढ़ते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी की डिफिनीशन वाजे हो गई। पहली डिफिनीशन इसके है द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और दूसरी डिफिनीशन इसके है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक है एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो क्या होता है और दूसरा चीज है फर्टिलाइज्ड एग कि फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है। एम्ब्रियो और फर्टिलाइज्ड एग को तो हम दो चीजों के मुतालिक बात करते हैं, एक है एम्ब्रियो और दूसरा चीज है फर्टिलाइज्ड एग। हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो क्या चीज है और फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्ब्रियो के मुतालिक कि एम्ब्रियो क्या चीज है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में मिल जाते हैं, नर और मादा के जिनसी खुलिये आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल गेमीट्स जब आपस में मिल जाते हैं, अब मेल गेमीट्स क्या होते हैं जिसको हम नर जिनसी खुलिया कहते हैं और फीमेल गेमीट्स जो है इसको हम मादा जिनसी खुलिया कहते हैं। अब ये क्या चीज है, ये किस चीज को कहते हैं? मेल गेमीट्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमीट्स जो है ये एग को कहते हैं। मेल गिमीट्स स्पर्म होता है और फीमेल गिमीट जो है ये एग और ओवम होता है। अच्छा, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मेल गिमीट और फीमेल गिमीट, स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? इन दोनों के मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गेमीट्स नर और मादा जिनसी खुलिये आपस में मिल जाते हैं, तो इस सूरत में क्या चीज बनेगा? जायगोट बनता है। यही जायगोट जो है इसको फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है? बार और अंडा। अब ये जायगोट जो बन गया, ये जायगोट जो है ये फर्टिलाइज्ड एग है, बार और अंडा है। अब ये जायगोट जो है जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, तकसीम स्टार्ट होता है, तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। यही जायगोट जो है ये तकसीम दर तकसीम होता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, तकसीम स्टार्ट होता है, ये तकसीम होता रहता है और उससे एम्ब्रियो बनती है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो जो है ये ऑर्गेनिजम्स के पैदा होने का पहला मरहला है। मतलब ये है कि जब एम्ब्रियो बनती है, इस एम्ब्रियो में मजीद डिवीजन होती है, उससे एक नया जानदार जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हम एम्ब्रियो के मुतालिक पढ़ते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के मुतालिक पढ़ते हैं। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है? बार और अंडा। बेसिकली हम एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो के मुतालिक पढ़ते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के मुतालिक पढ़ते हैं, बार और अंडे के मुतालिक पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में हम उन तमाम मराहिल के मुतालिक पढ़ते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग से लेके आखिरी जानदार पैदा होने तक जिसमें जो तब्दीलियां रुनुमा होती है उसके मुतालिक पढ़ते हैं। मतलब यह है कि एम्ब्रियो के मरहले से लेके जायगोट के मरहले से लेके आखिरी जानदार के पैदा होने तक उसमें जो तब्दीलियां रुनुमा होती है, एम्ब्रियोलॉजी में हम उन तब्दीलियों के मुतालिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सानोमी। बेसिकली टेक्सानोमी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है टेक्सिस और दूसरा लफ्ज है नोमोस। अब टेक्सिस का क्या मतलब है और नोमोस का क्या मतलब है? टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है ला। अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को और ला कहते हैं उसूल और कानून को। अब टेक्सानोमी का क्या मतलब हो गया, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सानोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को और दूसरा चीज है साइंटिफिक नेमिंग, उसको साइंसी नाम दे देते हैं।
टेक्सानोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जानदारों को ग्रुपों में तकसीम करते हैं, एक जैसे और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर उसको एक जैसे और मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं, और इसके अलावा जानदारों को मखसूस नाम देते हैं, उसको साइंसी नाम कहते हैं, उसको साइंटिफिक नाम कहते हैं। बायोलॉजी में हम जितनी भी ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं उसको मखसूस नाम दिए जाते हैं, बायोलॉजी में उस मखसूस नाम को साइंटिफिक नेम कहते हैं, साइंसी नाम उसको कहते हैं। तो बेसिकली टेक्सानोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की दर्जाबंदी और उसको साइंसी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए साइटोलॉजी का लफ्ज भी दो यूनानी लफ्जों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है काइटोस और दूसरा लफ्ज है लोगोस। अब काइटस का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है? काइटस का मतलब है हॉलो चेम्बर। हॉलो चेम्बर का मतलब क्या है? खाली खाना। और दूसरा लफ्ज है लोगोस। लोगोस का तो वैसे भी मतलब है स्टडी। अब साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी की तारीफ क्या हो गई? अच्छा जी, साइटोलॉजी की तारीफ क्या है? द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनीज। साइटोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सेल और इसके ऑर्गेनीज के मुतालिक पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनीज क्या होता है? ऑर्गेनीज को उर्दू में अज़वी कहते हैं। अब ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, अज़वी क्या होता है? बेसिकली साइटोलॉजी में हम एक तो सेल के मुतालिक स्टडी करते हैं, इसके अलावा हम सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं जिसको सेलुलर ऑर्गेनील्स कहते हैं, खुलवी अज़वी कहते हैं, उसके मुतालिक पढ़ते हैं। अब वो ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेल में कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो ऑर्गेनील जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं उसके मुख्तलिफ नाम है। फॉर एग्जाम्पल उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें गोल्जी बॉडीज है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे जो है इसको सेलुलर ऑर्गेनील्स कहते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनील्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन तमाम ऑर्गेनील्स का मखसूस काम होता है। इसके अलावा बायोलॉजी की और भी शाखें हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस की। बाकी जो है वो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।